हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपका क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। पूरा अध्याय इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरा आपका अध्याय रहेगा यानी कि पूरा अध्याय। ठीक है, पूरा अध्याय इसलिए पढ़ाऊंगा कि आपको पार्ट ढूंढने की जरूरत ना पड़े और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अब इसका पीडीएफ मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको अभी पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ बनाया जाएगा, तब आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक दिन के बाद आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो, या फिर प्ले लिस्ट बन चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो एसिड। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको समझना है अम्ल क्या होता है। अम्ल, ठीक है, अम्ल को आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अम्ल देखो, अम्ल जो होता है ना, अम्ल मतलब वैसे तो पहले जानते थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, बट अब आपका एक बहुत ही सटीक सा मैं आपको परिभाषा बताऊंगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन का अर्थ है H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल का तो नाम समझ में आ गया। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब अम्ल में कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फिर आप लोग जान देना। ठीक है, यहां है HCl, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, एंड HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे आपके मतलब ETC लिख दो, कैसे इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं उसे मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन आयन इसमें कैसे होते हैं? हाइड्रोजन आयन देखो, पहले मैं आपको अम्ल यानी कि HCl में बताता हूँ। HCl, ठीक है, HCl, ठीक है, HCl में कैसे होता है? देखो यहाँ आपको अगर तोड़ना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा जानते हो? ये 2 हैंडेड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो H जो है ना, H+ आयन में टूट गया, मतलब H+ आयन में टूटा अर्थात अम्ल है, और इसमें H+ आयन है, और अगर H+ आयन में टूट गया तो इसमें अम्ल है। ठीक है, एंड प्लस Cl- आयन। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि ये H+ आयन है। ये अगर H+ आयन है तो अगर जलीय विलयन में टूट गया, ठीक है, तो आपका अम्ल है। दूसरा कैसे हुआ? HNO3 को भी मैं समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो HNO3 में क्या है? सेम प्रोसेस है। इसमें H इसमें भी प्लस में टूट गया एंड NO3 माइनस में। और एक बात समझ लीजिए कि मैंने यहाँ कैसे जाना कि इसके ऊपर एक माइनस है, Cl के ऊपर एक माइनस है। अगर हाइड्रोजन के साथ है तो हाइड्रोजन के साथ अगर एक ही प्लस होता है, हमेशा एक ही प्लस, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा जान सकते हो, तो इस पे एक ही प्लस होता है तो इस पे एक ही माइनस होगा 100%। अगर इसमें एक ही प्लस है तो इस पे एक ही माइनस होगा, क्योंकि आपको अभिक्रिया को उदासीन रखना है। जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे। ठीक है, अगर यहाँ 2 प्लस चार्ज होता तो यहाँ आप 2 प्लस चार्ज माइनस चार्ज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है अम्ल। अम्ल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखना, अम्ल आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको क्षार बताता हूं। ठीक है, अम्ल को अच्छे से नोट कर लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन के अंदर, जैसा कि आपको चैप्टर फर्स्ट का मिल गया है। ठीक है, अब देखो क्षार। अब हम लोग क्षार देखने वाले हैं। क्षार क्या होता है समझो, बहुत इजी है। देखो अम्ल अगर समझ में आ गया तो क्षार भी समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो क्षार क्या होता है ना, अगर वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखो फर्स्ट मैटर आपको समझना है, अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन होता है और इसमें माइनस आयन होता है यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन होता है, OH- आयन होता है। ठीक है, तो इसमें OH विद्यमान होगा। अभी आपको समझाऊंगा, जैसे अम्ल समझ में आया वैसे क्षार भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो, जैसे आपका एक मैं एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, यहां आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कैसे OH- आयन में टूटा है, तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया है।
और जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसे भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसे आप जरूर बोर्ड एग्जाम में लिखना, तब आपको बहुत अच्छे समझ जाएंगे एग्जामिनर की बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से। जैसे आपने देखा है NaOH, ठीक है। अब यहाँ देखो OH है तो यहाँ भी वही होगा जो वहाँ हुआ था, यहाँ भी वही कर लो, ठीक है। यहाँ भी आपका Na+ में टूट जाएगा, ठीक है, और OH- में। अब अगर OH है, OH- आयन है यानी कि क्षार है, ठीक है, तो ये आपका क्षार है। दूसरा समझ लो, दूसरा जैसे आपके पास है NH4OH, ठीक है, तो भाई NH4OH है तो ये भी वही काम है। NH4 जो होता है ना, NH4 अगर है तो इस पर 1+ चार्ज है और OH पर 1- चार्ज है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्षार भी समझ में आ गए। जैसे अगर OH- आयन है तो वो आपका क्षार है और अगर H+ आयन है वो आपका अम्ल है। दोनों कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे क्योंकि बहुत इजी है अगर आप लोग नोट्स में अपने नोट कर लोगे तो, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लवण के बारे में। अगला देखो, अगला आपको क्या करना है, लवण समझना है, तो फिर लवण भी समझ में आ जाएगा। देखो लवण मैंने आपको मतलब 2 प्रकार से बताया था। एक प्रकार से मैंने पहले बताया था, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है तथा जल बनता है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, ठीक है। वो भी आपका सही है, लेकिन वो आपका एक अभिक्रिया बन जाता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे आप लवण को समझ लो, लवण के बारे में, ठीक है। लवण क्या होता है, देखो लवण जो है वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन, ठीक है, के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन, मतलब समझना ये आपका धनायन है, ये आपका धनायन होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और अन्य धनायन, मतलब H+ आयन आपका धनायन है बट उसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोक्सिल जो आपका ये अम्ल है H+ आयन और ये आपका OH- क्षार है, तो हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन होना चाहिए, तो वही आपका लवण कहलाता है। मैंने कहा क्या है, जैसे वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन H+ आयन होता है बट उसके अतिरिक्त कोई और धनायन, जैसे हाइड्रोजन आपका धनायन है बट वो धनायन हो और उसके अतिरिक्त कोई और धनायन हो, और आपका जो मतलब हाइड्रोक्सिल आयन है वो आपका OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, तो वो आपका लवण कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब भाई कैसे मैंने कहा है आपको मैं समझा देता हूं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट को मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं। Zn से जिंक, SO4 से सल्फेट, ठीक है, ZnSO4 होता है इसका सूत्र। अब देखो इसको बताता हूं, अभी और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां आप समझ लो पहले, ठीक है। अब ये इसके अतिरिक्त देखो इसमें 2 धनायन, एक धनायन एक ऋणायन आएगा। जैसे H+ आयन के अतिरिक्त Zn+ आयन आ गया, उसके अतिरिक्त ये है, और OH- आयन के अतिरिक्त SO- नहीं, इस पर +2 होता है और इस पर -2 होगा। अगर +2 होगा तो उस पर -2 होगा, अगर उस पर -2 है तो इस पर +2 होगा। तो ये आपको समझ में आया। और एग्जाम्पल इसके अतिरिक्त समझ लो, इसके अतिरिक्त आपका एग्जाम्पल है, जैसे क्या है मैं आपको बता देता हूं, NaCl, ठीक है, एंड CuSO4, ठीक है, एंड और आप समझ सकते हो ये आपके क्या है, ये भी एक लवण है, ठीक है। लवण का एग्जाम्पल ये भी है, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट, ये भी आपका लवण है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल ही है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ही है, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहां से आपको समझ में आ गए अम्ल, क्षार एवं लवण, ये अगर समझ में आ गए तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार 7 नंबर में पूछा गया है, तीनों लेकर, तीनों, ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो तीनों समझ में आ गया होगा। तो समझ लो आपका
मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए 2-4 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो यहां से आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। ये चैप्टर का निचोड़ है और इसी की सहायता से आप बहुत कुछ सीखोगे। अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर का नाम है, तो इसका मतलब उसका कोई मतलब कर्तव्य होगा, उसका काम है। ठीक है, तो अब आपको आगे बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। अब समझो आगे एक टॉपिक आता है सूचक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है। ठीक है, सूचक क्या है जैसे आपको समझना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा 100%। देखो, अम्ल क्षार सूचक हुए पदार्थ हैं, जैसे अम्ल क्षार सूचक हुए पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो है ना मतलब सूचक, यानी कि अगर एक मिथाइल ऑरेंज एक सूचक है, ठीक है, फिनाफ्थलीन भी एक सूचक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि अम्लीय विलयन में अगर मिथाइल ऑरेंज को डाला जाए तो ये लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो वो सब सूचक का काम है। अब देखो यहाँ आपको पहले सूचक का अगर परिभाषा देखा जाए तो इतना ही है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिन अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग हो जाता है। ठीक है, सूचक जो है ना उसका अम्लीय विलयन में अलग रंग होगा, क्षारीय विलयन में अलग रंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझा दूं। एग्जाम्पल है, देखो मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी सूचक है। अगर बात की जाए, जो मिथाइल ऑरेंज है नारंगी रंग का होता है, एक सूचक है लेकिन वो नारंगी रंग का सूचक है। कौन? मिथाइल ऑरेंज। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, अगर आप एक बूंद HCl में डाल दो, HCl यानी कि अम्लीय विलयन में मिलाया जाए, तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज को HCl में, आपको एग्जांपल से समझा, HCl में डाल दोगे तब उसका रंग लाल हो जाता है, अर्थात नारंगी से लाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो HCl का विलयन है वो लाल रंग का हो जाएगा। और अगर क्षारीय विलयन में मिला दिया जाए तो पीला हो जाता है, अर्थात अगर NaOH विलयन में मिला दिया जाए तो वो नारंगी से पीला हो जाएगा। अब मैं आपको अभी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं कैसे समझोगे। देखो, अगर देखो मिथाइल ऑरेंज है, अब आप लोग समझ जाओगे, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, अब इसे अगर हम अम्लीय विलयन में डाल दें, किस में डाल दें? अम्लीय विलयन में। और अगर आपने अम्लीय विलयन में डाल दिया तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। याद रखना, कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल हो जाएगा। अब देखो, अगर इस मिथाइल ऑरेंज को, किसको? ये जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में डाल दें, किस में डाल दें? क्षारीय विलयन में। ठीक है, और अगर आपने क्षारीय विलयन में डाल दिया तो ये पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, क्योंकि कभी भूलो ना। ठीक है, भूलने की प्रक्रिया यह नहीं है। अगर आप कोई भी चीजें हमारे साथ पढ़ रहे हो तो उसको बिल्कुल रट लो, बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल समझ लो यार। अगर आप पढ़ रहे हो तो जिंदगी भर समझ में आ जाएगा, अगर इस चैप्टर को 2 से 3 बार देखोगे तो। ठीक है, और आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या है? नारंगी सूचक है। अगर उसे अम्ल में डाला जाता है तो लाल, तथा क्षार में डाला जाता है तो पीला हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से एक सूचक है, और सूचक एक मिथाइल ऑरेंज भी एक रंजक है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और समझने वाले हैं, जिसका अम्लीय विलयन में अलग रंग तथा क्षारीय विलयन में अलग रंग होता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अब समझो फिनोल्फ्थलीन के बारे में। नाम सुना होगा, क्लास 8th में था। ठीक है, अब नाम सुना फिनोल्फ्थलीन के बारे में। फिनोल्फ्थलीन क्या है? देखो, अगर बात किया जाए, जो सूचक होता है उसमें जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो तो नारंगी रंग का होता है, बट ये फिनोल्फ्थलीन जो है ना, वो फिनोल्फ्थलीन एक रंगहीन पदार्थ होता है। फिनोल्फ्थलीन का कोई रंग नहीं होता, लाल पीला हरा नीला, वो एक रंगहीन पदार्थ है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है। आई होप पानी जैसा होता है। ठीक है, अब अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। अगर इसे अम्लीय विलयन में डाला जाए
तो भी यह रंगहीन होता है, मतलब वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। जो फिनाफ्थलीन है वो अम्ल पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। और अगर आप क्षारीय फिनाफ्थलीन के एक बूंद क्षारीय विलयन में मिला दो तो वो लाल रंग का हो जाता है। अब भाई बहुत दिक्कत हुआ, कुछ नहीं दिक्कत है, फिनाफ्थलीन जो है ना वो क्षारीय विलयन में लाल रंग का होता है और मिथाइल आरएन जो है ना वो अम्लीय विलयन में लाल रंग का होता है। ऐसे आप दोनों को याद कर सकते हो, ठीक है। फिनाफ्थलीन जो होता है ना वो क्षारीय विलयन में लाल रंग का होता है, जबकि जो आपका मिथाइल आरएन है वो अम्लीय विलयन में लाल रंग का होता है। अब वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि देखो फिनाफ्थलीन जो आपका है, यहां आप समझ लो फिनाफ्थलीन, ठीक है। फिनाफ्थलीन में अगर आप क्या करो, इसमें प्लस अम्ल मिला दो, यानी कि अम्लीय विलयन मिला दो। क्या मिला दो? अम्लीय विलयन मिला दो। तो अगर इसमें आपने अम्लीय विलयन मिलाया तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, रंगहीन ये होता है और रंगहीन ही रहेगा अगर आपने अम्लीय विलयन मिलाया है। और अगर आपने इसमें क्षारीय विलयन मिला दिया, जो फिनाफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन में अगर आपने प्लस क्षारीय विलयन मिला दिया, क्या मिला दिया? क्षारीय विलयन। तो अगर आपने इसमें क्षारीय विलयन मिला दिया ना तो ये किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। देखो ये चीजें आपको समझ में आ गई। फिनाफ्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में लाल रंग का होता है। 3 स्टेप याद रखना है। क्या? फिनाफ्थलीन रंगहीन होता है, अगर हम फिनाफ्थलीन को अम्लीय विलयन में डालें तो वो रंगहीन, तथा फिनाफ्थलीन के एक बूंद क्षारीय विलयन में डाल दो तो वो लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिनाफ्थलीन के बारे में मिथाइल आरेंज और फिनाफ्थलीन आपका दोनों क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। बहुत इजी है अगर आप लोग इजी वे से समझो तो। अब आता है यहां देखो पीएच की परिभाषा। देखो पीएच की परिभाषा में क्या है, मतलब यहां मैं आपको केवल पीएच की परिभाषा देने वाला हूं, ठीक है। और एक छोटा सा सूत्र भी बता दूंगा। देखो पीएच मान भी देखा होगा, पीएच परिभाषा, तो पीएच परिभाषा पहले समझा देता हूं, फिर पीएच मान भी समझा दूंगा, ठीक है। देखो पीएच जो है ना, पीएच अम्लों, जो अम्ल होते हैं एसिड एवं क्षारकों, जैसे अम्ल का एक जलीय विलयन दे दो और क्षार का एक जलीय विलयन दे दो। ऐसा नहीं कि क्षार में H+ आयन नहीं होते, क्षार में भी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन होते हैं, बट उसमें कम मात्रा में होते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की एक इकाई है। मतलब देखा होगा कि जो मतलब हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की एक इकाई है पीएच स्केल, या पीएच की परिभाषा पीएच स्केल ही ये है। मतलब आप पीएच की परिभाषा भी कह सकते हो या पीएच मतलब स्केल भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पीएच अम्लों, जो पीएच मान होता है या पीएच जो है ना स्केल, वो अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में, मतलब अगर कोई जलीय विलयन है, अम्ल का HCl और क्षार का NaOH, इसका जलीय विलयन है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है किसी विलयन का पीएच मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। तो यही से आपको परिभाषा मिल गया कि किसी का भी विलयन का पीएच मान वो बराबर किसके होता है, समझना यही से। पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, मैंने हाइड्रोजन आयन लिख लिया, ठीक है, के हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। तो यहां माइनस लॉग, ये माइनस आपका लघुगुणक है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र बन गया है, ठीक है। और यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एक सूत्र बन गया, एक अच्छा सा परिभाषा बन गया, और पीएच की परिभाषा भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जो आपकी लॉन्ग टॉपिक है वो तो पीछे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीछे वाले हैं 7 नंबर में आते हैं, ठीक है। और वो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया और 7 नंबर छूट गया तो आपका बहुत बड़ा परसेंट चला जाएगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया पीएच की परिभाषा। नोट कर लो सभी स्टूडेंट, नोट्स बना लो अभी से। मैं कह रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 3 आपको 2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द मिलेगा। तो ये आपका हो गया
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब समझो पीएच क्या मापता है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसमें मैं आपको विवरण करने वाला हूँ। पीएच स्केल 0 से शुरू होता है, कब तक रहता है, ठीक है। अम्लीय कहाँ से कहाँ तक रहता है, क्षारीय कहाँ से कहाँ तक रहता है, उदासीन कहाँ होता है, सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। देखो पीएच पैमाना क्या मापता है, तो सीधी सी बात है, पीएच पैमाना जो है ना, जो अम्ल होते हैं एवं क्षार की जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपको पहले भी पता चल गया था जब मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो पीएच जो पैमाना है वो अम्लों एवं क्षारकों की जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने पर प्रयुक्त किया जाता है। ये तो सिंपल सा परिभाषा है। अब समझो मैं आपको बताता हूं, यहां एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बनाने के बाद यहां मैंने थोड़ा नीचे हो गया तो यहां एक और लाइन खींच दो, ये ठीक है। यहां देखो समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां आपको लिखना है 0, क्या लिखना है 0, यहां लिखना है 1, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 4, यहां लिखना है 5, यहां लिखना है 6 और यहां 7। अब इधर आ जाओ, यहां 8, यहां 9, यहां 10, यहां 11, यहां 12, यहां 13 एंड यहां 14, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है 1 to कितना तक, 14 तक। 14 तक अगर आपने लिख लिया तो अब आपको करना क्या है, इतना लिखने के बाद आप लोग ऐसे बना लो, ठीक है। अब यहां आप समझो, अब आपको पता चल जाएगा अम्ल और क्षार के बारे में। देखो अम्ल जो होता है ना, अम्ल ये है, ठीक है, यहां तक नहीं है, हाँ यहां तक आपका है, बट यहां आपका उदासीन हो जाता है, उदासीन 7 पर आपका उदासीन होता है, ठीक है। और यहां से आप बढ़ चलो क्षार की, ये क्षार, मतलब अगर कोई भी अम्ल है तो अम्ल का यहां 0 से शुरू होगा और यहां 7 तक जाएगा पीएच मान, ठीक है, 0 से 7 तक जाएगा। और अगर 7 से 14 तक गया तो वो आपका क्षार है, ठीक है। अगर 7 से 14 पीएच मान गया तो वो आपका क्षार है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इधर की तरफ चलोगे तो अम्लीय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जितना कम पीएच मान होगा तो उतना ही ज्यादा वो खट्टा होगा, उतना ही ज्यादा वो अम्लीय होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज। पीएच मान आप पढ़ोगे, थोड़ा आप लोग पढ़ना, ठीक है। जैसे आपका उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो आपको पता है, ठीक है, मतलब कुछ चीजें आपको पता होगा, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो जो आपका कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, जिसका पीएच मान 5.5 से कम पर संक्षारण होता है, तो ये आपको समझ में आ गया। पहली बात तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, पीएच मान जो पीएच पैमाना है पूरा समझ में आ गया, यही है पीएच पैमाना, यही चीज है पीएच पैमाना। बस ये अम्ल हो गया और ये आपका उदासीन हो गया और ये आपका क्षार हो गया, बस यही इतना समझना था पीएच पैमाना के बारे में। तो यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं एक अभिक्रिया के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है ये, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। अब भाई अगर आप लोग समझना, अगर लवण बनाने के लिए आ जाए तो भी आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो, या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया आ जाए तो भी आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो। तो अब आपको समझना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत जैसे अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, जैसे अम्ल की अभिक्रिया करा जाए और क्षार की अभिक्रिया करा जाए,
अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा जाएगा ना तो लवण तथा जल बनेगा। दो चीजें बनेंगी, वो है लवण तथा जल। जैसे अम्ल एसिड है एंड आपका सॉल्ट है, यानी सॉरी क्षार है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया अगर कराओगे तो लवण बनेगा, और लवण बनेगा साथ में जल भी बनेगा, तो जल भी बनेगा और लवण भी बनेगा, ठीक है, प्राप्त होता है। तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मैं आपको इसे दो अभिक्रिया के साथ समझाऊंगा, ठीक है, दो अभिक्रिया के साथ समझाऊंगा। तो यहां से उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपको मैं दो एग्जाम्पल के साथ बताता हूं और आपको 100% समझ में आ जाएगा। फर्स्ट समझो, फर्स्ट आप लोग समझना। फर्स्ट जैसे आपका है NaOH, ये क्या है? ये आपका है क्षार। क्या है? OH लगा है ना, इसलिए क्षार है। और ये है HCl। HCl क्या है? अम्ल है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, ठीक है, H प्लस आयन Cl माइनस आयन। अब देखो यहां आपको लवण बनेगा, जैसे NaCl, ठीक है, प्लस H2O, जल भी बचेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको सबको लिख देता हूं, ये है आपका क्या? क्षार या फिर क्षारक, ये है अम्ल, ये है लवण, लवण इसे आप नमक भी कह सकते हो, ठीक है, एंड ये है जल। तो ये देखो, अगर यहां देखो अम्ल लिया गया, क्षार लिया गया, या अम्ल पहले ले लो, या अम्ल लिया गया, अम्ल लेने के बाद क्षार लिया गया और इसकी अभिक्रिया करा गई तो लवण बना, लवण के साथ क्या बना? जल बना, ठीक है, बहुत इजी है। दूसरा समझो, दूसरा जो आपका है, यहां फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? जैसे दूसरा मैंने ले लिया KOH प्लस मैंने अभिक्रिया करा दी HCl से, सेम है बट थोड़ा चेंज है, केवल यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर दिया, गामा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ KOH आपका हट गया और यहाँ KCl बनेगा प्लस H2। सेम प्रोसेस है, ये भी आपका अम्ल है, ये भी क्षार है, ये भी लवण है, और ये भी क्या है? जल है। तो ये आपको समझ में आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, सेम प्रोसेस है और आपको ये सारा समझना होगा। आपको यही आपका लवण बनने की प्रक्रिया भी है। लवण अगर पूछा जाए परिभाषा तो ये भी बता सकते हो जो ये मैंने बताया है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया उदासीनीकरण अभिक्रिया विथ दो रिएक्शन के साथ, और आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसे जरूर नोट कर लो, वरना फिर बाद में आप भूल जाओगे और नोट नहीं कर पाओगे। तो इसे जरूर नोट कर लो ताकि आप लोगों को सहायता मिले टाइम टू टाइम, और आप इसे टाइम टू टाइम पढ़ो, ठीक है। सुबह उठकर पढ़ो, शाम को पढ़ो, या फिर दोपहर में पढ़ो, पढ़ लिया करो एक दो बार, एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने शुरुआत से सारे नोट्स कर लिया। अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे जो आपके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं, 5 नंबर, 4 नंबर या फिर 7 नंबर में, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, उन सारे टॉपिक्स से भी लड़ाई करते हैं। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। IMP लिख लो, IMP, ठीक है। देखो मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज, देखो समझना। इसका नाम है व्यंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बनाने की विधि, उपयोग, गुण, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, 100% समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले आप जानो ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम है व्यंजक चूर्ण, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2 है। देखो अगर आपको ये पता है तो पता हो जाएगा, क्योंकि Ca से कैल्शियम होता है एंड O से ऑक्सी होता है और क्लोराइड Cl2, यानी कि जो आपका सूत्र है वो तो बहुत इजी है, CaOCl2। ये आप लोग जरूर याद कर लेना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, प्लीज याद कर लेना। अगर आपको अच्छे मार्क लाने हैं हर एक चीज को याद करना पड़ेगा। तो यहां आपको ये चीज याद करना है, CaOCl2 ये होता है जिसका सूत्र व्यंजक चूर्ण का। आपसे कोई पूछे व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है तो आपको तुरंत बताना है CaOCl2। कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर का तो सेम वही है, CaOCl2 बता देना। ये दोनों चीजें एक है, केवल नाम दूसरे का, मतलब जैसे नाम इसका दो है, ठीक है, एक ब्लीचिंग पाउडर, एक है व्यंजक चूर्ण। तो यहां आपको सबसे पहले मैंने यही बताया है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो
नाम क्या है, रासायनिक नाम और अणुसूत्र। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है, बहुत इजी है। बनाने की विधि मैं आपको यहां समझा देता हूं। बनाने की विधि में आपको कुछ नहीं करना है, यहां मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, रेड से लिख देता हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का यूज मत करना, मैं यहां कर लेता हूं। ठीक है, यह सूखे, क्या है, सूखे, देखो समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाऊंगा। सूखे बुझे हुए, ये पेन थोड़ा हल्का चल रहा है। ठीक है, चूने, सूखे बुझे हुए चूने। ठीक है, जैसे सूखा बुझा हुआ चूना पर जैसे जल ना मिला हो, और क्या मतलब, हाँ नहीं जल मिला हो। ठीक है, मतलब सुखा दिया जाए उसे। क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत छोटा बता दिया है, बस इतना आपको समझना है। बस बनाने की विधि में बस इतना ही है। देखो क्या समझना है, बहुत इजी है ना, लग रहा होगा अब तो इजी लग रहा होगा, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है। यह जो है ना, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको पता होगा, क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपको समझना है। अब इस पर सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करना है, तो यहां यही बनाना है, यही चीज। ठीक है, तो इस पर आप क्लोरीन की अभिक्रिया कर दो Cl2 से। ठीक है, इस पर जब आप क्लोरीन की अभिक्रिया करोगे तो यहां आप एरो लगा दो, गिव्स आउट, तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखो यहां से आप Ca ले लो, Ca ले लो। ठीक है, यहां से एक O बाहर ले लो, एक वो मैंने बाहर ले लिया। अब यहां से Cl2 ले लो। ठीक है, यहां से Cl2 ले लो, Cl2 प्लस बचेगा क्या, H2। तो यही है आपका व्यंजक चूर्ण। क्या है, क्या है ये आपका, क्या है, ये है व्यंजक चूर्ण। क्या है, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण जैसे आपका फार्मूला मिल गया वो Cl2, तो आपको समझ जाना है कि वो व्यंजक चूर्ण है। ठीक है, तो यहां से आपको व्यंजक चूर्ण कैसे बनाना है पता चल गया होगा। यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ सूखा बुझा हुआ चूना लिया और यहाँ क्लोरीन की अभिक्रिया कराई और आपको व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां से व्यंजक चूर्ण समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसके गुण देखने वाले हैं। गुण देखो, पहला समझो, पहला है यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। ये कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, लेकिन ठोस होता है, ठोस अवस्था में, यानी कि ठोस पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग का कौन सा पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें क्लोरीन की गंध आती है। समझो क्लोरीन की गंध क्यों आती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया ही कराई गई है। और अगर आप क्लोरीन की अभिक्रिया ही कराओगे तो इसमें थोड़ी क्लोरीन की गंध जरूर आएगी। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। फर्स्ट, ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। सेकंड, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब तीसरा मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, चौथा भी ये समझ लो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, और ये आपकी केमिकल रिएक्शन यानी कि आपका रासायनिक गुण है। ठीक है, जिसमें रिएक्शन है वो रासायनिक गुण हो जाता है। देखो, लेकिन आप गुण में ये सब लिख सकते हो एक साथ। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अगर इसे आप जल में घोल दो, मतलब घोल बना लो और इसे गर्म करो, आप हीट करो, गर्म करो, तो क्या होता है, इसमें से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, दुधिया कलर का होता है, दुधिया रंग का होता है। अब अगर रिएक्शन के साथ मैं समझाऊं तो आप समझ जाओगे। देखो मैंने कहा है इसे जल के साथ गर्म करना है, तो इसका सूत्र पहले लिख लो, CaOCl2। ठीक है, अब इसे आप जल के साथ गर्म कर लो, यानी कि H2O, इसके साथ गर्म कर लिया। अब अगर आप इसके साथ गर्म करोगे तो समझना सेम प्रोसेस है। देखो यहां आपको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, यानी कि क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। देखना एक चमत्कार देखिए छोटा सा,
इसका रिएक्शन जो है ना उसी का उल्टा कर दिया गया है, CaOCl2 प्लस जल कर दिया गया और इसे उधर लिख दिया गया, इसे इधर। तो कुछ मिला लो, सेम प्रोसेस है ना, CaOCl2 प्लस H2 और उसको उधर इसको उधर, बस यही किया गया है। छोटा सा काम किया गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है रिएक्शन को, ठीक है। तो ये आप ट्रिक जान लो। चौथा है, या तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। अब इसे तनु अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो भी क्लोरीन गैस निकलेगी। अब चलो हम अम्ल के साथ भी क्रिया करा लेते हैं, CaOCl2 और इसको कराना है H2SO4, ये भी आपका अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको अगर आप क्रिया कराओगे तो क्या निकलता है, ठीक है, इसमें से निकलेगा क्या, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पहले आप लिख लो, हाँ ठीक है, यहाँ पहले आपका निकलेगा CaSO4 प्लस H2 प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस इसमें से भी बाहर निकल रही है, ठीक है, एरो लगा दिया है तो बाहर निकल रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है अगर आप लोग समझते हो तो, ठीक है। तो ये आपको समझना था। व्यंजक चूर्ण का मैंने आपको बता दिया जो बनाने की विधि है एंड गुण है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग अगर आप लोग समझ जाओगे तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा व्यंजक चूर्ण के बारे में, ठीक है। तो चलो उपयोग को देख लेते हैं फटाफट। देखो उपयोग क्या है, फर्स्ट समझो। फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्या बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। यहाँ अभी हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने में। सेकंड क्या है, सेकंड है पेय जल को जीवाणु रहित बनाने में, जैसे पीने वाला जल है उसको जीवाणु मुक्त बनाने में, जीवाणु को गायब करना, ठीक है। और तीसरा है ऑक्सीकारक के रूप में, जैसे प्रयोगशाला है उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको इसका उपयोग भी समझ में आ गया। तीन उपयोग मैंने बताया है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, सेकंड है पेय जल को जीवाणु रहित बनाने में, थर्ड है ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट बना लो, नोट बनाने पर बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे तो फिर बाद में पछताओगे। दूसरा आपको समझना है इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसका गुण बताऊंगा, ठीक है, बनाने की विधि और उसका गुण बताने वाला हूं। बेकिंग सोडा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेकिंग सोडा पहले आपको मैं बता दूं इसका अणुसूत्र और रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। एंड इसका जो अणुसूत्र होता है NaHCO3, बहुत इजी है। Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका आपको रासायनिक नाम भी याद रखना है और अणुसूत्र भी याद रखना है। रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अणुसूत्र है NaHCO3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बनाने की विधि, बहुत इजी है बनाने की विधि इसका, ठीक है। बनाने की विधि बहुत इजी है। देखो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। देखो क्या करना है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपको आगे बताया गया है जब मैं क्षार पढ़ा रहा था। OH समूह यानी कि NaOH, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सांद्र विलयन लेना है, ठीक है। और सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो है, CO2। तो यहाँ आपको प्रवाहित करना है तो आपका बन जाएगा, बट ये 2 हैंड रिएक्शन है, 2 चरण में होगा। चलो फिर समझते हैं। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपको क्या प्रवाहित करना है, CO2 आपने प्रवाहित कर दिया। अब आपका बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। अभी आपका बना है केवल सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अभी केवल आपका सोडियम कार्बोनेट बना है। अभी हमें और भी रिएक्शन कराने, इस चीज को आगे ले आओ। Na2CO3 एंड प्लस आप इसमें जल प्रवाहित कर लो और सॉरी H2O रहने दो, जल प्लस CO2 प्रवाहित कर लो, ठीक है। H2O पानी प्लस जल,
सॉरी आपका Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और जल और प्लस CO2। अब यहाँ आपका सीधा 2NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा और यही आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बस यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। यही तो समझ में आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको इसमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करना है, तब आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में जल और प्लस CO2 प्रवाहित करना है तो आपको मिल जाएगा ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, आपका जो मिल जाएगा बेकिंग सोडा। यही आपका बेकिंग सोडा भी है और यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, यही आपका सब कुछ है। ठीक है, ये इसको आप खाने वाला सोडा भी कह सकते हो, बगल में लिखा था बट मैंने ध्यान नहीं दिया। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, खाने वाला सोडा याद रखना। अब आगे कुछ नहीं है, गुड़ देख लो। गुड़ क्या है, फर्स्ट यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। यह एक सफेद रंग का होता है, मतलब सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है या क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में अल्प विलेय है। जल में बहुत अच्छे से विलेय नहीं होता, अल्प विलेय है और इसका जलीय रंग अम्लीय होता है। इसका जलीय रंग क्या होता है, अम्लीय होता है। किसका, खाने वाला सोडा का। तो ये इसका जलीय रंग अम्लीय होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, बस इसका हम एक रिएक्शन देख लेंगे फिर काम खत्म हो जाएगा। आपका जो बेकिंग सोडा है, यह तनु अम्ल दिख रहा है ना, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा CO2 गैस निकालता है। यह तनु अम्ल, जैसे अम्ल है, तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या निकालता है, लवण, जल तथा CO2 गैस निकालता है। वाह, बहुत कुछ निकाला। चलो फिर देखते हैं अभी क्रिया करके। इसका सूत्र तो आपको पता है, NaHCO3। NaH यानी ये HCO3। अब यहां आपको क्या करना है ना, 2 मॉलिक्यूल इसके लेने हैं। ठीक है, नहीं, आपको अम्ल के साथ या अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड यह निकलता है। सॉरी, यहाँ तो नहीं लो, एक ही लो, कुछ नहीं है यहाँ आगे आपको नहीं लेना। प्लस आपको HCl से अभिक्रिया कराना है। ठीक है, अगर आप HCl से अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ NaCl बन जाएगा, प्लस मैंने कहा नहीं जल बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, निकलेगा ऊपर की। ठीक है, अब देखो समझना। अब ये एक हो गया, बस यही मैंने एक रिएक्शन है, इसको हटाया है, समझना। यहाँ NaHCO3 का जब अम्ल के साथ क्रिया कर गया तो NaCl यानी कि लवण बना, जल बना तथा CO2 गैस निकला। एक रिएक्शन और समझ लो, जब यहाँ 2NaHCO3 लेते हैं और यहाँ H2SO4 लेते हैं तो यहाँ आपका क्या निकलेगा, Na2SO4 प्लस वही चीज है 2H2O प्लस 2CO2। ठीक है, तो ये आपको समझना क्या था इसमें मेन चीज। अगर ये किससे क्रिया करता है, अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, ये आपका लवण है, जल है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बस इतना ही समझना था और इतना आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया, आ गया ना। अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो अगला है धामन सोडा, यानी कि धोने वाली सोडा का बनाने की गुण और सब कुछ। तो धामन सोडा में क्या है, देखो धामन सोडा क्या है, कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। धामन सोडा नोट बना लेना, नोट जरूर बना लो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, 2-2 घंटा 1-1 घंटा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको ऐसे ही नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, PDF नोट्स एंड स्टडी मटेरियल सब कुछ। तो पहले आप धामन सोडा समझो। धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट व अणुसूत्र Na2CO3 10H2O है। क्या है, 10H2O। मतलब धामन सोडा का जो है ना रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट व अणुसूत्र Na2CO3 10H2O है। यहाँ 10 याद रखना। आप लोग जैसे रिएक्शन कराओगे तो केवल लोगे Na2CO3 एंड H2O,
ठीक है, Na2CO3 केवल सोडियम कार्बोनेट लेना है, इन सबको हटा देना है, 10H2O को आपको हटा देना है, रिएक्शन में आपको इसे नहीं लेना है। ये तो आपका मतलब धामन सोडा का सूत्र है, मेनली सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ 10H2O का कोई अर्थ नहीं है, Na2 से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब समझो बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि, ठीक है। देखो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन, कास्टिक सोडा क्या है, वही है NaOH। कास्टिक सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमेशा मैं एग्जांपल में लिया हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वही कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा क्या है, वही है जो मैं हमेशा एग्जांपल में लिया हूं। तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, कई बार मैंने लिया है, प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा। तो अब देखो, अब जब उसका जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल का अर्थ है Na2CO3 प्राप्त होता है। जब आप लोग इसे मतलब प्रवाहित करोगे तब आपको विलयन प्राप्त होगा ये, और जब आप उसे वाष्पन करोगे ना तब आपको Na2CO3 10H2O प्राप्त होगा। तो सीधा आपको ये नहीं प्राप्त करना है, आपको केवल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है, आपका सही रहेगा, ठीक है। तो यहां आप ले लो 2NaOH, यानी कि ये क्या है, अभी आपको बताता हूं। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपने प्रवाहित कर लिया तो यहाँ Na2CO3 प्लस H2O बन जाएगा। सबको मैं लिख देता हूं क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है, सब कुछ है। देखो ये है कास्टिक सोडा, क्या है, कास्टिक सोडा, सोडा केवल, ठीक है, कास्टिक सोडा। देखो ऊपर ये सॉरी लिख नहीं गया, थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, सोडा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जान जाओगे या फिर लिख दें, हटाओ, ये है सोडियम कार्बोनेट। छोटा छोटा फार्मूला याद रखना, जैसे CO2, Na2CO3 एंड Na2CO3 और NaOH, ये सब याद रखना, ठीक है। ये क्या है, जल, जल का तो सभी को याद होगा। तो ये तो हुआ केवल बनाने की विधि अभी, ठीक है, बनाने की विधि जो था वो मैंने बता दिया, ठीक है, जो आपकी बनाने की विधि है। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखो आगे क्या है, जैसे जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो नाम से, तीन नाम से जाना जाता है। एक तो सोडियम कार्बोनेट, एक कपड़े धोने वाला सोडा, जो कपड़ा धोने वाला होता नहीं, जिससे आप कहते हो निरमा, ठीक है, वो यही है। एंड सोडा एस भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोडा एस भी कहा जाता है। तो यहां से ये चीजें समझ में आ गई। और यहां अब मैं रिएक्शन कराऊंगा। पहला रिएक्शन है VaCl2 से क्रिया, BaCl2 से अगर आप क्रिया कराओगे बेरियम क्लोराइड, तो आपका क्या प्राप्त होगा, देखो समझना। अगर आप यह जो अगर आप BaCl2 से कराओगे तो VaCl2 को BaCO3 में बदल देता है, जो रिएक्शन भी देख लो इसी के साथ। जैसे VaCl2, इसका रिएक्शन कराना है Na2CO3 से, ठीक है, Na2CO3 से, तो यहां प्राप्त क्या होगा, वही मैंने कहा ना, BaCO3 में बदल देगा, BaCO3 प्लस 2NaCl। तो ये पहला हुआ BaCl2 से क्रिया, BaCl2 से क्रिया करेगा तो BaCl3 में बदल देगा, BaCO3 में, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तो वैसे। अब देखो दूसरा SO2 से क्रिया, SO2 से अगर क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, देखो अगर ये SO2 से क्रिया करेगा तो वही सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होगा। दो चरण में है, देखो मैं यहां लिखूंगा नहीं, सीधा आपको रिएक्शन समझाता हूं। Na2CO3 जब करेगा ना किससे, SO2 से, तो यहां प्राप्त होगा क्या, Na2SO3 प्लस CO2, ये तो आपका प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त हो गया। अब क्या प्राप्त होगा,
इसी चीज को दोबारा करना है, यही रिएक्शन है Na2CO3 एंड प्लस 2SO2 एंड प्राप्त होगा 2NaHSO3 प्लस CO2। बस यही प्राप्त होगा। यहां देख लो ये क्या है, ये क्या है आपको पता होगा, ये है सोडियम, Na से सोडियम नहीं दिख रहा है, सोडियम, H से होता है बाई, मैंने बताया था H से क्या होता है बाई, SO3 से होता है सल्फाइड, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा SO2 से क्रिया, SO2 से क्रिया, ठीक है, SO2 से। अब देखो इसका उपयोग समझ लो, फिर अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इसका उपयोग फर्स्ट, इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। आपको पता होगा कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, कपड़े धोने में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है, कपड़ा धोने में किया जाता है। एंड दूसरा है जल की कठोरता दूर करने में, इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में, जैसे जल बहुत ज्यादा कठोर है तो इसका उपयोग करोगे तो वो जल में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका धामन सोडा के बारे में। और धामन सोडा में ये दोनों रिएक्शन भी पूछा जाता है साथ में, जैसे आपसे पूछा जाएगा धामन सोडा की बनाने की विधि लिखिए तथा VaCl2 तथा SO2 के साथ क्रिया कराइए, ठीक है, रासायनिक समीकरण देखिए। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप। और अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताना, ठीक है, फिर से कराया जाएगा। वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 नंबर लघुत्तरीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखो टॉपिक बहुत अच्छा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जिप्सम को, जिप्सम का सूत्र क्या होता है जानते हो, जरूर जानते होंगे, ठीक है। जिप्सम जैसे CaSO4 2H2, ठीक है, ये जिप्सम है। 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप, आप देखो ताप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद होना चाहिए तभी आपका सही रहेगा। ये चीज आपका याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, सॉरी कुछ पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यही बनाने की विधि है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आपको मैंने बताया क्या है कि जो जिप्सम है, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप गर्म कर दो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जा बन जाएगा, ठीक है। अब समझ में तो आ ही गया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बता देता हूं। देखो क्या करना है, जिप्सम का पहले आप सूत्र लिख लो, ठीक है, लिख लिया। एंड इसके आगे 2 लगा दो, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा धीरे लग रहा होगा आपको बट कोई दिक्कत नहीं। एंड यहां 120 से 130 डिग्री सेल्सियस लिख लेना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां आपके 2 दूनाई 4 ये हो जाएंगे ना जल, 2 दूनी 4 जल हो जाएंगे, 4 जल के अणु हो जाएंगे। अब 4 जल के अणु में से 3 जल का अणु तो आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, 3 आपने निकाल लिया तो बचा कितना, 1 बचा, तो बस 1 ही रहने देना है। CaSO4 का आप होल लगा लो, ठीक है, होल ट्वाइस, और यहां आपको 1 जल का अणु रखना है, 3 बाहर हो गई, 1 यहां, 4 आपके जल के अणु है और यहां CaSO4 के अणु कितने हैं, 2 हैं, तो यहां मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है ये, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ में आया ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कोई दिक्कत ना हो ना तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में समझ में आ गया, तो गुण देख लो, इसका गुण देखो भाई,
गुड़ क्या है? गुड़ में कुछ नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना सफेद रंग का चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सफेद रंग का चूर्ण है, मतलब इसका जो कलर होता है वो व्हाइट रंग का होता है। कलर कैसा है? सफेद रंग का है, जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। अगर आप इसे तेज गर्म करोगे, मतलब इसको ताप दोगे, तेज गर्म करोगे, तो ये CaSO4 में बदल जाएगा, CaSO4 में बदल जाएगा। ठीक है, अभी आपको रिएक्शन के साथ समझाया जाएगा, लेकिन आप इसे नोट कर लो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना सफेद रंग का चूर्ण है, सफेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों को जानना जरूरी है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। देखो अब समझो, अब समझने की बात है कि इसकी रिएक्शन को समझ जाओ। रिएक्शन कैसे समझोगे? देखो इसका सूत्र तो आपको पता है, CaSO4 का होल ट्वाइस लगा लो, लगा लिया, और यहां एक H2O लिखना। ठीक है, इसे आपको क्या करना है? तेज गर्म करना है। तेज गर्म कर लिया भैया। ठीक है, हीटर उटर जला लो, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहां आपका 2CaSO4 प्लस H2O में टूट जाएगा। तो यही तो मैंने कहा है परिभाषा में, ये दो कोई माने नहीं, 2 4 8 जो लिख जाए आगे उसका कोई माने नहीं। तो यहाँ CaSO4 में टूट गया, तो यही मैंने कहा है कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को तेज गर्म करोगे ना तो ये आपका टूट जाएगा। जैसे CaSO4 में यहाँ टूटा, CaSO4 में टूट गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझना उपयोग इसका मैं आपको समझा देता हूं। उपयोग समझ लो। उपयोग जैसे फर्स्ट है, तो यहां उपयोग समझो। फर्स्ट है शल्य चिकित्सा में प्लास्टर के रूप में। प्लास्टर समझते हो, जब आपका हैंड कहीं से क्रैक हो जाए या फिर लेग कहीं से क्रैक हो जाए तो वहां जब बांधा जाता है ना, प्लास्टर बहुत टाइट रहता है, अगर किसी के सिर पर मार दो ना तो सिर दो हो जाए, वही होता है, यही होता है प्लास्टर। दूसरा समझो साँचे और मॉडल बनाने में। जैसे साँचा होता है ना, किसी चीज का साँचा बना दिया गया तो उसी में बार बार बनाया जाता है। जैसे साँचा बना दिया गया तो उसी में आप उस चीज को बार बार बना सकते हो उस मटेरियल को डालकर। मॉडल बनाने में, मॉडल कोई मॉडल है उसे बनाने में। मूर्तियां व खिलौना बनाने में, जो मूर्तियां होती हैं देखते हो मिट्टियों का बना होता है, खिलौना जो होता है, ठीक है, इन सब चीजों का बना होता है जो बहुत कठोर होता है। जो इन सारी चीजों का बना होगा वो बहुत कठोर होगा। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखो फाइनली जो है ना आपका चैप्टर एंड हो गया है, क्योंकि आपके चैप्टर में इतने ही टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और इतने ही टॉपिक हैं। पूरा मैंने एनसीईआरटी जांच कर लिया, पूरा मैंने बुक उठाया, बुक को बहुत इधर उधर पलटा, लेकिन मुझे इतने ही टॉपिक मिले और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बात है पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको बता दूं आज कल आपको दिया जाएगा, मतलब आपको वीडियो के जरिए दिया जाएगा। अगर आप नहीं जान पाते हो तो सर्च कर लेना सरमन लेक्चरर अम्ल क्षार एवं लवण पीडीएफ, ठीक है, वीडियो, तो आपको मिल जाएगा। या फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा जल्द ही, बस इसका पीडीएफ बन जाए आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी मदद मिल सके, वो भी स्टडी कर सकें अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे से स्टडी कराई जा रही है। तीसरे चैप्टर के लिए आपको 1 से 2 दिन का इंतजार करना होगा। आपको जो चैप्टर 2 है वो आपका इतिहास का मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका क्या है हिस्ट्री, अभी मैंने चैप्टर 1 उसमें भी पढ़ाया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर 2 भी पढ़ा दूंगा। तो वैसे आपको समझ में आ गया हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। इतना करने के बाद आप कमेंट करो, जो कमेंट करोगे उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन आ जाता है किसने सब्सक्राइब किया किसने नहीं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।